हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में हम भेल 2019 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एचआर डिसिप्लिन का। और हर एक क्वेश्चन जहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पे आंसर सॉल्व कराऊंगी। आई एम संगीता सिंह। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये पेपर जो हुआ था 2019 में हुआ था, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर का। तो डिसिप्लिन के जो क्वेश्चंस है वो पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको आंसर खैर दिख रहा है, लेकिन इसको हम जानेंगे कि आंसर कैसे है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें नॉट पे ध्यान देना है। क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना है। नॉट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये फॉर्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर, ठीक है, 1920। 31 अक्टूबर 1920 को फॉर्म हुआ था और प्रेसिडेंट कौन था? लाला लाजपत राय। ठीक है। हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा भी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज फाउंडेड इन हावड़ा इन वेस्ट बंगाल ऑन 29 दिसंबर 1948। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में C2 बोला जाता है। ये कब फॉर्म हुआ था? 1970 में, वन ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये क्या है? 1933 में फॉर्म हुआ था और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ autonomous organization of industry and was set up with the purpose of protecting, promoting and championing the interest of employers mainly in the area of human resources। तो एक फेडरेशन है, ये एक एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे उनका मेन इंटेंशन क्या है? टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो इट इज नॉट अ ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ये आंसर रहेगा एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया। Next question is, if an employer fails to pay the amount of gratuity to an employee, the same can be recovered as arrears of। अगर एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाता है, वो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं देता है, तो वो कैसे रिकवर करेगा एम्प्लॉय? ऑप्शंस देखिए, फ्रॉम द एरियर्स ऑफ सेल्स टैक्स नो, इनकम टैक्स नो, डिविडेंड नो। तो यहाँ इसका आंसर है लैंड रेवेन्यू। अभी लैंड रेवेन्यू कैसे आया? तो एज पर सेक्शन 8 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसमें क्या दिया हुआ है? इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अगर जो भी अमाउंट बनता है एम्प्लॉय का, ग्रेचुटी का अमाउंट, अगर एम्प्लॉयर नहीं दे पाता है विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम to the person entitled for it, ठीक है, the controlling authority shall on an application made to it in this behalf by aggrieved person, जो एम्प्लॉय है वो एप्लीकेशन डालेगा to the controlling authority, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा फ्रॉम द कलेक्टर कि जो अमाउंट है वो लैंड रेवेन्यू से उसके रिकवर करके दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हालसे प्लान एसोसिएटेड। तो हालसे प्लान किससे एसोसिएटेड है? तो इट इज एसोसिएटेड विथ कॉम्पनसेशन। ऑनबोर्डिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है। तो हालसे प्लान का मतलब क्या होता है? अंडर हालसे प्लान जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है और उसके अलावा रेट पर आवर कैलकुलेट होता है। जब एम्प्लॉय परफॉर्म करता है तो कैलकुलेट किया जाता है कि वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, मतलब किस रेट से उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है जो वो जॉब और स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा लग रहा है उसको, जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है उससे ज़्यादा टाइम अगर उसको लग रहा है, तो रेट पर आवर से ही उसको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, जितना टाइम उसको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय, जो टाइम लिया है मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। ठीक है।
तो ये होता है कॉम्पनसेशन में हालसे प्लान। नेक्स्ट इज the process of teaching an employee the skills, knowledge and competencies required to perform a specific job while they are simultaneously working on that job is called. Employee को skills, knowledge, competencies जो required होता है एक job perform करने में, वो क्या while performing the job. The process of teaching an employee the skills, knowledge and competencies. कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय, उसी प्रोसेस में उसको सिखाया जाता है कि कौन से स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज उसको ज़रूरत है उस जॉब को परफॉर्म करने में वाइल परफॉर्मिंग दैट जॉब। तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब जॉब ऑन द जॉब मीन्स डायरेक्टली उसे जॉब दे दिया गया है और उसको उसे परफॉर्म करना है, तो उसके साथ साथ परफॉर्म तो करता है बट साथ साथ वो सीखता भी है कि कौन से स्किल्स की ज़रूरत है उस जॉब को परफॉर्म करने में, नॉलेज कौन कौन से उसको ज़रूरत है और कौन सी कॉम्पिटेंसीज उसके पास होनी चाहिए ताकि वो जॉब परफॉर्म कर सके। तो आंसर होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब जो दूसरे ऑप्शन है ऑफ द जॉब, मतलब ट्रेनिंग जो होता है ऑफ द जॉब पे काम नहीं करता, उसको बस बताया जाता है कि इस तरह से इस जॉब को परफॉर्म किया जाएगा, मतलब क्लासरूम टाइप हो जाएगा ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये नहीं होगा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होगा? थ्रू अदर मोड्स। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे पायलट्स को सिखाया जाता है तो उनको एक सिमुलेटर पे सिखाया जाता है, ये नहीं कि डायरेक्टली उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए दे दिए। तो वो उस टाइप की ट्रेनिंग जो होती है, जो उस टाइप के एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और सिमुलेटर्स या अलग मशीन्स जो जिस पे सिखाया जाता है, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सिमुलेशन ट्रेनिंग यानी जो रियल टाइम, जो रियल होता है सिचुएशन, उसको क्रिएट किया जाता है टू द अदर प्लेस। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? वो अदर देन प्लेस ऑफ वर्क किया जाता है, जो प्लेस ऑफ वर्क है वो कहीं और होता है, नॉट द रियल प्लेस ऑफ वर्क। सिमुलेशन ट्रेनिंग में एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये सब कुछ नहीं होगा, इसका आंसर ऑन द जॉब होगा, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज डैश मेक्स पीपल फील वैल्यूड एज वर्थ वाइल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसे अपनापन फील नहीं होगा। यहाँ पे मतलब है कि डैश मेक्स, सपोज हम यहाँ आंसर लेके चलते, इंक्लूजन मेक्स पीपल फील वैल्यूड एज वर्थवाइल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप जब किसी को इंक्लूड करते हो अपने साथ, उस एम्प्लॉय को हिस्सा बनाते हो किसी चीज़ में, तब उसे लगता है कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर है, उसे अपनी वैल्यू पता चलती है। तो इसका आंसर होगा इंक्लूजन। डिस्क्रिमिनेशन है ना, डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है, एक्सक्लूजन बाहर कर देना, और डेवियंस ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर विल बी इंक्लूजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो वर्कर्स WPM पढ़ा है हमने। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब वर्कर्स को कैसे मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करना है, उसे कैसे वैल्यू देना है, उसके डिसीजंस को वैल्यू देना है, उससे भी सलाह लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेबर कोर्ट है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। ये सारे क्या है, ये जो ट्राइपेटाइज बॉडीज होते हैं, बाइपर्टाइट बॉडीज होते हैं, जिसके थ्रू डिस्प्यूट जो है इनमें जाते हैं। एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो गया या एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ये लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रेफर किया जाता है, वहाँ पे जाता है। जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन का फॉर्म एक है वो है वर्क्स कमेटी। अब वर्क्स कमेटी क्या होता है, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ID एक्ट के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क कमेटी फॉर्म की जा सकती है। अब वर्क कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो वर्क्स कमिटी इज द फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द वैरायटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स, डेमो मीन्स पीपल,
that characterize a company's workforce, particularly in terms of race, sex, culture, national origin, handicap, age and religion is known as. तो demographic features क्या है, मतलब पीपल्स के फीचर, ह्यूमन रिसोर्स के फीचर्स इन टर्म्स ऑफ उनका रेस क्या है, फीमेल है, मेल है, कल्चर क्या है, नेशनलिटी क्या, ओरिजिन क्या है, तो उसे हम क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट ऑफ प्लेकेटिंग एंड ओवरकमिंग डिस्ट्रेस एंड एनिमोसिटी. इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसे बोला जाता है प्लेकेटिंग एंड ओवरकमिंग डिस्ट्रस्ट एंड एनिमोसिटी, मतलब किसी के एंगर, किसी के विश्वास को जीतना, मतलब एंगर और अविश्वास को कम करना. तो डाउन साइजिंग का मतलब होता है वर्कफोर्स को रिड्यूस करता है एम्प्लॉयर जब, तो उसे डाउन साइजिंग बोलते हैं. रिट्रेंचमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री सेपरेशन होता है, एम्प्लॉय नहीं चाह रहा है बट उसको एम्प्लॉयर निकाल रहा है, क्यों, मशीन्स के आ जाने से ज़रूरत नहीं है वर्कफोर्स की, तो उसे निकालना इज रिट्रेंचमेंट. लेइंग ऑफ क्या होता है, इट इज प्रोविजनल टर्मिनेशन. ठीक है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को प्रोविजनल टर्मिनेट करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सम रीजंस की अभी ज़रूरत नहीं है आपकी, कुछ दिन बाद आपको वापस बुलाया जाएगा, इस टाइप से है. प्रोविजनल टर्मिनेशन इज लेइंग ऑफ. तो एंड कंसिलेशन का ही डेफिनेशन है एक्ट ऑफ प्लेकेटिंग एंड ओवरकमिंग डिस्ट्रस्ट एंड एनिमोसिटी. डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास नहीं करना, तो उसको ओवरकम करना, एंगर को ओवरकम करना इज कंसिलिएशन. ठीक है. नेक्स्ट, द टेंडेंसी टू व्यू मेंबर्स ऑफ अदर सोशल ग्रुप लेस फेवरेबली देन मेंबर्स ऑफ वंस ओन ग्रुप इज नोन एज. ठीक है, अपने ग्रुप के मेंबर्स को ज़्यादा सपोर्ट करना एंड दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को लेस फेवर करना, तो इनमें से क्या है, पॉलीसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, फेवरेटिज्म, सोशल लॉफिंग. अब देखिए पॉलीसेंट्रिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म जो आपने टर्म सुना होगा, ये कहाँ पे सुना होगा, इंटरनेशनल HRM में सुना होगा. पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पोलीसेंट्रिक अप्रोच हम बोलते हैं या पोलीसेंट्रिज्म बोलते हैं. इसका मतलब होता है इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम अ डोमेस्टिक रीजन और कंट्री. पोलीसेंट्रिज्म इज किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस सेटअप होते हैं. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीनेशनल है, बाहर भी उसकी जो है कंपनी ब्रांच खोल के रखी है. ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिज्म अगर वहाँ पे अप्रोच है तो उसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक रीजन या फिर कंट्री से ही वहाँ पे वो उस पोस्ट के लिए बंदे को रखेंगे. ठीक है, तो दैट इज पॉलीसेंट्रिज्म. अब एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ही होता है, इसका जो डेफिनेशन उसका मतलब ही होता है थिंकिंग वंस ओन ग्रुप वेज इज सुपीरियर देन अदर्स. जो हमारा ग्रुप कर रहा है दैट प्रोसेस, और या फिर जो भी काम कर रहा है दैट इज मोर सुपीरियर देन अदर्स. तो अपने ग्रुप के बारे में सोचना. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, द टेंडेंसी टू व्यू मेंबर्स ऑफ अदर सोशल ग्रुप लेस फेवरेबल, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को लेस फेवरेबल देन मेंबर्स ऑफ आवर ओन ग्रुप, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, फेवरेटिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म एक्चुअल यहाँ पे इससे एसोसिएटेड नहीं है. सोशल लोफिंग मतलब क्या होता है, सोशल लोफिंग मतलब ग्रुप में जब काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एफर्ट्स कम हो जाता है देन इंडिविजुअल वर्किंग अलोन. अगर इंडिविजुअल अकेले काम कर रहा है उसका अकेले काम करने का एफर्ट, और अगर वो किसी के साथ ग्रुप में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसका एफर्ट कम हो जाता है, तो डैट इज सोशल लोफिंग. बोलते हैं ना ग्रुप की आदत हो गई, संगत का असर पड़ गया, तो ये एक टर्म यहाँ पे है सोशल लोफिंग की. ग्रुप में काम करने से उसका एफर्ट कम हो जाता है देन ही इज वर्किंग अलोन. तो ये यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है, आंसर इज एथनोसेंट्रिज्म. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. वर्क कमिटी मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर. अब यहाँ ट्रू बोला है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, हमें वही बताना है. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. वर्क कमिटी के बारे में अभी मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कमिटी बन सकता है एज पर ID एक्ट.
और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, वर्कमैन के जितने होंगे उतने ही एम्प्लॉयर के होंगे, ताकि उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व हो सके, राइट। थर्ड इज in works committee is to be constituted only if the establishment has more than 1000 employees. नहीं, यहाँ पे 100 है, इसलिए ये गलत है. In a work committee there should be more number of representative from employee side than from employer side. No, it should be equal. In a works committee there should be more number of representative. ये भी गलत है, it should be equal. तो answer is 1. Next question 11. Dash is a systematic method for teaching job skills that involves presenting questions or fact. It allows the learner to respond and gives him immediate feedback on the accuracy of his answer. ठीक है, तो कौन सा सिस्टमेटिक मेथड है जॉब स्किल्स टीच करने का जिसमें क्वेश्चंस और फैक्ट्स प्रेजेंट किया जाता है और जो लर्नर होता है वो इमीडिएट उस पर फीडबैक देता है? तो रिएक्शन लर्निंग क्या होता है? रिएक्शन लर्निंग कोई भी उसे फैक्ट और क्वेश्चंस प्रेजेंट किए हैं उस पर उसका क्या रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन लर्निंग. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया इट अलाउज द लर्नर टू रिस्पॉन्ड एंड गिव्स हिम इमीडिएट फीडबैक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज आंसर. उसने जो आंसर दिया है उसके ऊपर उसको फीडबैक देना पड़ता है, तो दैट इज प्रोग्राम लर्निंग. इसके बारे में मैं बताऊंगी. फर्स्ट ऑर्डर लर्निंग भी नहीं होगा. प्रोग्राम लर्निंग का डेफिनेशन ही कहता है प्रोग्राम लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय self-paced, self-administered instruction. ठीक है, presented in logical sequence with much repetition of concept. तो प्रोग्राम लर्निंग, जैसे प्रोग्राम लर्निंग अगर आप देखेंगे तो ये इससे ध्यान आता है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो लर्न करते हैं वो प्रोग्रामिंग जो करते हैं दैट इज. तो लॉजिकल सीक्वेंस में यहाँ पे सब कुछ रहता है एंड विद रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट्स. नॉन प्रोग्राम लर्निंग नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर लर्निंग भी यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर टीचिंग जॉब स्किल्स. Next, question number 12. The benefits enjoyed by an organization due to customers perceiving its products or services as being superior to those of another organization is known as. तो जो अगर एक कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है वो दूसरे कंपनी से ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, क्यों? क्योंकि कस्टमर उसको ज़्यादा सुपीरियर मान रहा है देन द अनदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करती है उसके प्रोडक्ट दूसरे से सुपीरियर है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव यानी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉम्पिटिशन्स है, तो जो कंपटीशन का जो एडवांटेज ले रही है, जो कंपनी बेनिफिट उठा रही है, जिसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आंसर इज थर्ड. बेंचमार्किंग एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, उसे बोला जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. इज नॉट अ वैलिड टर्म. वैल्यू इंजीनियरिंग भी यहाँ पे वैलिड टर्म नहीं है. The applied science of equipment design as for the workplace intended to maximize productivity by reducing operator fatigue and discomfort is ergonomics, organizational behavior, design of experiment, design thinking. अब यहाँ पे जो टर्म है ergonomics, यही इसका आंसर है. ergonomics का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक सेटअप इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना जिससे सपोज एक मशीन डिज़ाइन किया गया और उसको इस तरीके से किया गया कि उसको वर्क प्लेस पे जब एम्प्लॉय यूज़ करता है, उस मशीन को रन करता है, उस इक्विपमेंट को रन करेगा तो उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा. ऐसा नहीं है कि उस मशीन का हैंडल कहीं और है, एम्प्लॉय को ऐसे हाथ पूरा ही करके करना पड़ रहा है, या फिर उसको दोबारा उस जगह पे जाके उसको ऑन करना पड़ रहा है. वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उसको डिस्कम्फर्ट ना हो. वो ऑपरेटर जो है मतलब एम्प्लॉय वो वहीं पे खड़े खड़े रह के या फिर एक प्रॉपर सेटअप में उसको रन कर सके, तो उसे कहा जाता है एर्गोनॉमिक्स. मीन्स इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर द वर्क प्लेस
इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और जो ऑपरेटर का फटीग और डिस्कम्फर्ट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, दैट इज एर्गोनॉमिक्स। Next question is 14. As per the Payment of Gratuity Act 1972, an employee shall be punishable for non-payment of gratuity. Employer shall be punishable for non-payment of gratuity with imprisonment for a minimum term of डैश मंथ्स। तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो नॉन पेमेंट की ग्रेचुटी पेमेंट नहीं करता है एम्प्लॉय को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या है पनिशमेंट? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 6 मंथ्स। अब ये कौन सा सेक्शन बोलता है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो ऐसा कहता है? तो एज पर सेक्शन 9 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, where the offense relates to non-payment of any gratuity payable to the employee shall be punishable with the imprisonment of minimum term of 6 months, which shall not be less than 3 months but which may extend to 2 years। ठीक है, 6 months तो हो सकता है बट 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 6 months आएगा, which may extend to 2 years। टू ईयर्स से ज़्यादा नहीं, विच शैल एक्सटेंड टू 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट फंक्शन? कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट फंक्शन, जॉब शेयरिंग नो, जॉब एनरिचमेंट नो, जॉब रोटेशन नो, जॉब इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। जहाँ पे जॉब की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, तो कॉम्पनसेशन इज रिलेटेड टू मनी, सैलरी, रेमुनरेशन, राइट। तो जॉब इवैल्यूएशन भी कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट के फंक्शन में ही आता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बेसिस पे सैलरी फिक्स होती है कि उस जॉब को परफॉर्म के लिए कौन सी नॉलेज की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, उस बेसिस पे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पोस्ट किया जाता है और उसकी सैलरी डिसाइड होती है, इसलिए इसका आंसर होगा जॉब इवैल्यूएशन। Question number 16. The continuous process of identifying, measuring and developing the performance of individual and teams and aligning their performance with the organizational goals is performance appraisal? No, it's a process. Performance management के अंदर performance appraisal आता है। यहाँ continuous process की बात हुई है कि एम्प्लॉय या फिर पूरे टीम के परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, डेवलप करना और फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल से उसे मैच कराना, तो दैट प्रोसेस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस प्लानिंग भी नहीं होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस जॉब को, जो जॉब उसे दिया गया है, जो टीम उस जॉब को परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, किस तरह के परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, उसे मेजर किया जाता है। अगर वो बेंचमार्क से नीचे है, जो स्टैंडर्ड चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उससे अगर वो नीचे है तो उसको डेवलप करने की बात की जाती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए उसको अलाइन किया जाता है, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलिंग मशीनरी? तो अभी हमने बात की थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, ये क्या था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बनाया गया था। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए हमें पूछा है कि नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो कंसिलेशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटल करने के मशीन से, जहाँ पे कंसिलेशन यानी दोनों पार्टीज को कंसिलेशन ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया जाता है और कंसिलेशन ऑफिसर का जो डिसीजन होता है वो पार्टीज को मानना होता है। वैसे मेडिएशन होता है, एडजुडिकेशन भी वैसे ही होता है, आर्बिट्रेशन भी वन ऑफ द सेटलिंग मशीनरी है, डिस्प्यूट सेटलिंग मशीनरी। क्वालिटी सर्कल इनसे एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्वालिटी सर्कल।
क्वालिटी सर्कल क्या होता है? ग्रुप ऑफ, एक एम्प्लॉय का ग्रुप होता है जो कि इंस्पेक्शन करती है। कोई भी जॉब परफॉर्म हुआ, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए, तो वो उस प्रोडक्ट को चेक करती है, इंस्पेक्ट करती है, दैट इज क्वालिटी सर्कल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। Next question 18. The study of the composition of workforce with respect to various characteristics, age, gender, ethnic makeup, etc. is known as, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनके बारे में स्टडी करना बेस्ड ऑन जेंडर, एज, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमो मीन्स पीपल, तो पीपल के ग्राफ को स्टडी करना, स्टडीग्राफी मीन्स स्टडी, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेमोग्राफी। बाकी टर्म्स इससे एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट question number 19. Dash is the process of finding or attracting applicants for an employer's open position. Employer's open position means vacancies जो आती है, that is open positions, तो उसके लिए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट, एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना, फाइंड आउट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। यहाँ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? क्योंकि रिक्रूटमेंट ही पूरा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल जो है, एप्लीकेंट जो है, उसे जब पता चलता है कि कोई वैकेंसी आई है, कोई पोजीशन ओपन हुई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अप्लाई करता है, देन उसको रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है, देन इंटरव्यू के लिए, एंड देन फाइनल उसे ऑफर लेटर दिया जाता है। तो होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अलग टर्म हो गया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सुटेबल रहेगा, कोई रिटायर होने वाला है तो उसकी जगह कौन सा है जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जिसको वो काम दिया जाएगा, तो दैट इज ऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो वो यहाँ पे नहीं मैच कर रहा। ओरिएंटेशन इज इंडक्शन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, जो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, दैट इज ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो सही टर्म है दैट इज रिक्रूटमेंट। Next question 20. One can understand the relationship between the value of a job and the average wage paid for the job by looking at the recruitment pyramid, wage pyramid, wage differential, wage curve. अब आंसर तो यहाँ पे wage curve है, बाकी टर्म क्या है? रिक्रूटमेंट पिरामिड, ठीक है, पिरामिड मतलब इस टाइप का ही बनेगा रिक्रूटमेंट पिरामिड। तो कौन से लेवल पे कौन से एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं, किस लेवल पे रिक्रूट कर रहे हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट पिरामिड, ठीक है। वेज पिरामिड क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन द वेज रेट्स, सपोज 40,000 टू 1,60,000 जिसे हम E1 बोलते हैं, देन E2, देन E3। तो बेस्ड ऑन द पे स्केल जो पिरामिड बनेगा दैट इज वेज पिरामिड। वेज डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंस इज वेजेस बिटवीन द वर्कर्स विद डिफरेंट स्किल इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में दो टाइप के वर्कर्स काम कर रहे हैं, दो अलग अलग जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्किल्स अलग अलग है, तो जो उनके वेज डिफरेंशियल होंगे, जो उनके सैलरी में डिफरेंस आएगा बेसिक में, दैट इज वेज डिफरेंशियल। वेज पिरामिड बता दिया, रिक्रूटमेंट पिरामिड बता दिया, ठीक है। वेज कर्व का ही डेफिनेशन है, इट इज द कोरिलेशन ऑफ जॉब्स वैल्यू एंड द प्रिवलेंट एवरेज पेज फॉर द जॉब्स इन द सेम पे ग्रेड विद इन अ कंपनी, ठीक है। एक ही कंपनी में जॉब वैल्यू, दो अलग अलग जॉब्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज है, वो रिलेशन, और क्या उनको पे किया जा रहा है, वेज पेड फॉर दैट जॉब इज द वेज कर्व। समझ में आ गया? दो जॉब्स हैं S1 S2, इसके लिए दो अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत है, तो वैल्यू भी अलग अलग होंगे जॉब्स की, V1 V2। तो इस रिलेशन को और इसके लिए जो सैलरी दिया जा रहा है, वेज पे किया जा रहा है, दैट रिलेशन इज द वेज कर्व, ठीक है। तो आंसर इज वेज कर्व। क्वेश्चन नंबर 21. The process of effectively managing the knowledge assets of an organization is known as knowledge management, training, double loop learning, single loop learning.
तो यहाँ पे नॉलेज असेट्स की बात की जा रही है, मैनेजिंग द नॉलेज असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट. Next, question number 22. A formal process by which a terminated person is trained and counseled in the technique of self-appraisal and securing a new position is termed as. Hiring मतलब नए एम्प्लॉय को हायर करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में. रिक्रूटमेंट भी वही प्रोसेस है, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द एप्लीकेंट फॉर ओपन पोजीशंस. अप्राइजल इंटरव्यू, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल का प्रोसेस होता है उस दौरान जो इंटरव्यू ली जाती है, दैट इज अप्राइजल इंटरव्यू. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कोई टर्मिनेटेड पर्सन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसकी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो सेल्फ अप्राइजल कर सके और उसको नए पोजीशन के लिए काउंसिल किया जाता है कि आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी, या फिर हेल्प करना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको नए पोजीशन पे नए जॉब दिलवाने के लिए जो काउंसलिंग होती है, दैट इज आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग. मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से तो निकाल दिया बट फिर भी उसको काउंसिल करना कि कहीं और आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ पोजीशन जो आपके पास स्किल्स है, तो दैट इज आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग. Question number 23. How many weeks leave is woman eligible for if she has had a miscarriage or a medical termination of a pregnancy as per Maternity Benefit Act? तो Maternity Benefit Act 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई वुमेन है उसका मिसकैरेज हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होती है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है 6 वीक्स की लीव वो ले सकती है. ठीक है. Question number 24. Which of the following refers to the employee being psychologically involved in, connected to and committed to getting his job done? तो देखिए साइकोलॉजिकली उस जॉब में वो इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है ताकि वो जॉब को कंप्लीट कर सके, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. ठीक है. एम्प्लॉय काउंसलिंग, ट्रेनिंग, ये सारे अलग टर्म्स है. जो यहाँ पे सूट हो रहा है दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. हाउ फार द एम्प्लॉय इज कमिटेड टू हिज जॉब, कैसे वो एंगेज हो जॉब से, दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. द हिस्टोरिक अरिथमेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25. द हिस्टोरिक अरिथमेटिक रिलेशनशिप between recruitment leads and invitees, invites and interviews and offers made and offers accepted is depicted in recruiting yield pyramid. एक कोई रिक्रूटमेंट निकाले हैं, कहीं ओपन पोजीशन आई है, उसके लिए कितने एप्लीकेंट्स आए हैं, कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, जो अप्लाई किए हैं उनमें से कितनों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू होने के बाद कितनों को ऑफर दिया गया एंड ऑफर देने के बाद कितने ऑफर्स एक्सेप्ट हुए, मतलब कितनों ने ज्वाइन किया है, दैट इज रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड. ठीक है. तो वो इस तरह से निकाला जाता है. HR स्कोर कोड नहीं होगा, मैन पावर प्लानिंग नहीं होगा, HR अकाउंटिंग नहीं होगा. द सुटेबल टर्म इज रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड. ठीक है. रिलेशनशिप निकाला जाता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन किया जाता है, दैट इज रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड. क्वेश्चन नंबर 26. अ डैश इज अ कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स दैट इज फॉर्म्ड विद इन द ट्रेड यूनियन इज अ कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर. जो वेज अर्नर्स है, जो कि एम्प्लॉयज हैं, उनके जो एसोसिएशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड यूनियन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग देयर वर्किंग कंडीशन. अब ट्रेड यूनियन की जो ऑब्जेक्टिव होती क्या होती है कि जो वर्कर्स हैं उनके कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन किया जाए. उनको कोई दिक्कत होती है एम्प्लॉयर की तरफ से तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म किया जाता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. Question number 27. A form of union security in which a company can hire only union member is known as. Union security, form of union security in which a company can hire only union members. सिर्फ union members को hire किया जाता है, that is closed shop. इसलिए दिया है कि close है, मतलब restricted है. restriction ये है कि सिर्फ union members को ही इसमें रखा जाएगा. यूटिलिटी शॉप नहीं है, एजेंसी शॉप नहीं है, ब्लैंक शॉप नहीं है. ठीक है. तो यहाँ टर्म क्लोज शॉप जो है इससे ही आपको समझना है कि रिस्ट्रिक्टेड है, कि सिर्फ यूनियन मेंबर्स को रखा जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा
क्लोज्ड शॉप। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको लॉजिकली अगर आंसर नहीं भी पता है तो लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, the lifelong series of activities that contribute to a person's career exploration, establishment, success and fulfillment is known as। लाइफलॉन्ग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनस करियर। एक एम्प्लॉय है, उसके करियर को कैसे आप डिफाइन करते हो, उस अपने पूरे करियर में उसने क्या एक्सप्लोर किया, कौन से इस्टेब्लिशमेंट में जॉब की, क्या सक्सेस मिला, क्या फुलफिलमेंट उसने किया है, दैट इज ऑल करियर डेवलपमेंट। ठीक है। करियर स्वैपिंग क्या होता है, जब एक दूसरे के जॉब, दो एम्प्लॉयज एक दूसरे के जॉब को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज करियर स्वैपिंग। करियर सिक्वेंसिंग मीन्स एक एम्प्लॉय के एक्टिविटीज की कौन से कंपनीज में वो जॉब किया है, अलग अलग सीक्वेंस है, दैट इज सिक्वेंसिंग। करियर एंकर इज डिफरेंट थिंग। करियर डेवलपमेंट ही होता है लाइफ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। Next, question number 29. Which of the following is a graphic representation that consolidates usually one diagram of precise overview of the KSA, knowledge, skills and abilities someone would need to do a job well? तो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज लगती है उसको एक पर्टिकुलर डायग्राम में अगर दिखाते हैं तो दैट इज कॉम्पिटेंसी मॉडल, KSA। ठीक है। ऑपरेशनल एनालिसिस नहीं होगा। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इज ट्रेनिंग से पता लगता है कि उस जॉब के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत है, नीड या ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्या पढ़ाना है उसको ट्रेनिंग में, दैट इज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। स्ट्रैटेजी मैप भी इससे एसोसिएटेड नहीं है। कॉम्पिटेंसी मॉडल जो है दैट डिफाइंस नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। कॉम्पिटेंट, कैसे उसको आप कॉम्पिटेंट बनाया जाए उस जॉब के लिए, दैट इज कॉम्पिटेंसी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30, द क्वांटिटेटिव गॉज ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी सच एज एम्प्लॉय टर्नओवर, hours of training per employee or qualified applicants per position is known as human resource metrics। ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी, उसमें पता लगाया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ है जो टर्नओवर हो रहे हैं, मतलब कितने सस्टेन कर रहे हैं, कितनी आज की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए एक पर्टिकुलर पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। तो इन प्रोसेस को, इस कैलकुलेशन को कहा जाता है, क्वांटिटेटिव टर्म आ गया, इट मीन्स मैट्रिक्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रैटेजी फॉर्म करना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना। कॉम्पिटेंसी मैपिंग अभी बताया था, कॉम्पिटेंसी मॉडल से रिलेटेड KSA एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जहाँ पे क्वांटिटेटिव गॉज आ गया में रिलेटेड टू कैलकुलेशन मैट्रिक्स, तो ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक ही ऐसा को ही कहा जाता है टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय टर्नओवर, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय एंड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स पर पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए, टोटल 120 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे करके हम 30 क्वेश्चंस अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।